चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, यानी कि अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक। चलो अपवर्तनांक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बात इसमें बता देते हैं आपको, अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक बेसिकली मेजर क्या करता है, तो कोई भी माध्यम जो मीडियम है वो कितना डेंस है, कोई भी मीडियम कितना डेंस यानी कितना सघन है, इस चीज़ का मेजर हम करते हैं किसकी सहायता से, अपवर्तनांक की सहायता से। चलिए देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम बताए थे कि आया था साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इस तरह से म्यू ये एक टर्म आया था कांस्टेंट, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट एक टर्म आया था। यही जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने जगह म्यू से, कितना बुक में आपको एन से, दोनों जो मर्जी उससे सूचित कर सकते हैं। यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग सूचित करते हैं म्यू से चाहे एन से, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यानी कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है उसको हम लोग दिखाते हैं क्या चीज़ से, अपवर्तनांक से। चलिए देखिए, माना कि एक मीडियम है, ये ऊपर एक मीडियम ऊपर है, एक मीडियम नीचे है। ऊपर वाला मीडियम है विरल, नीचे का मीडियम है सघन। आपको सघन और विरल का क्लियर तो होगा। सघन का मतलब हुआ मीडियम जिसके ये दोनों के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे सघन, इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये होगा विरल। यानी घनत्व पर, जिसकी घनत्व ज़्यादा उस सघन, जिसकी घनत्व कम वो विरल, ठीक। आगे देखिए, यानी आप पहले ये बताइए कि कोई भी माध्यम अगर सघन है, एक माध्यम सघन है एक माध्यम विरल है, तो दोनों में किस में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, सघन में कि विरल में। तो ऑब्वियसली विरल में, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि सघन मतलब हुआ कि उसकी डेंस ज़्यादा है, मतलब कि विरल का मतलब होगा कि कुछ में कुछ है ही नहीं, यानी कि ओपन है, वो उसकी डेंसिटी कम है, यानी कि वो ओपन है दूसरे की तुलना में, यानी उसमें लाइट ट्रैवल करने में आसानी होगी। इस बीच में रुकावट आएगी जिसके कारण से इसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी स्पीड ज़्यादा, यानी इसमें स्पीड ज़्यादा होगा, इसमें स्पीड कम होगा। यानी अगर कोई माध्यम होगा सघन, डेंस होगा, ठीक, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डेंस होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर भी मान लेते थे क्या होगी, कम होगी, ठीक। अब उस कंडीशन में म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर म्यू ज़्यादा है तो मीडियम क्या है, डेंसर है, डेंसर ज़्यादा डेंस है। म्यू अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो मीडियम है वो डेंस ज़्यादा है, यानी सघन ज़्यादा है, और उस कंडीशन में उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर म्यू का वैल्यू कम है, यानी वो जो मीडियम है वो डेंस कम है, यानी रेयर है, डेंस कम है, और उस कंडीशन में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इसका जो है ये रेशियो म्यू जो अपवर्तनांक है वो वेलोसिटी का क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो किसका, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर अपवर्तनांक कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ओके। तो इस तरह से मान लेते हैं एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, ठीक। अब इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू1, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू2। इसमें लाइट की स्पीड है v1, इसमें लाइट की स्पीड है v2, ठीक। तो एक लाइट को हम ट्रेवल करवा दें इस तरह से, तिरछा इस तरह से आएगा, इस तरह से एक लाइट की आ रही रेज यहाँ से आके मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल से सघन आ रहा है तो लंब की ओर मुड़ेगी। ये एंगल मान लो आई है, ये एंगल आर है, चलो ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक निकालना है, यानी हमको चाहिए अपवर्तनांक किस माध्यम की, दूसरे माध्यम की, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। देखो उसको ऐसे लिखते हैं, किसके अपवर्तनांक हमको चाहिए, इस माध्यम के अपवर्तनांक चाहिए, तो किसके सापेक्ष आपको चाहिए, तो पहले के सापेक्ष, तो ऊपर में जो चाहिए, दूसरा में जिसके सापेक्ष चाहिए। अब देखो
ये अपवर्तनांक के दूसरे के चाहिए, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेके देखिए, दूसरे अपवर्तनांक उस माध्यम प्रकाश के वेगों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रकाश के वेग इसमें v1 इसमें v2 है, तो μ2 के सामने हम लोग यूज करेंगे v1। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसका उल्टा होता है, उल्टा उल्टा, ये μ2 है इधर क्या हो जाएगा v1, अगर μ1 है तो साइड क्या हो जाएगा v2, उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि μ2 बाई μ1 बराबर क्या हो जाएगा v1 बटा v2। ठीक, तो अब इसको देखो एक तरीका से और लिख सकते हैं ऐसे, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या हो जाएगा v1 बाई v2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष कितना v1 बाई v2। तो इस तरह से आ गया कि दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष v1 बाई v2। ठीक, चलो इसमें से और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है वो कोण आई पर डिपेंड नहीं करता, आप कितना कोण से इस पे जा रहे हैं इससे इसका अपवर्तनांक कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपतन कोण पर कोई भी मान डिपेंड नहीं करता अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा या कम होगा कि आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड क्या करता है, तो इसमें मटेरियल जो माध्यम है उसकी प्रकृति क्या है, माध्यम की प्रकृति पर भी अपवर्तनांक वो क्या करता है, निर्भर करता है, और साथ ही साथ प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। यानी नोट में आप लिख सकते हैं कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, जबकि माध्यम की प्रकृति एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। ओके, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, जबकि माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आपने देखा अपवर्तनांक, ये इसका रहा डेफिनेशन, यहाँ पे इस रहा, ये इसका रहा फॉर्मूला μ2 v1 बाई v2। इस तरह से ये होता है अपवर्तनांक। ये सिंपल सा बेसिक सा क्लास था अपवर्तनांक का। इसमें आइए कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अगर आपको दे रखा है कि चलो किसी भी एयर, मानो कि एयर में प्रकाश की वेलोसिटी है, आपका जो वेग है वो कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, एयर में आपको लाइट की स्पीड दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर। एक जगह और ग्लास में दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एयर में दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में एक ग्लास में दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछे कि चलो बताओ वेलोसिटी ऑफ ग्लास, हमको चाहिए क्या चाहिए, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। हमको चाहिए ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष हमको चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ग्लास का अपवर्तनांक है तो उल्टा उल्टा देखो, यहाँ पे देखो 2 था तो वेलोसिटी 1 का हो गया, तो यहाँ ग्लास का है तो यहाँ पे क्या ले देंगे, एयर का। यहाँ पे एयर है तो किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ग्लास की। यानी वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो गया ग्लास कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हो गया कितना, 1.5, यानी आ गया 1.5, ये कट गया तो 1.5, यानी μg इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष कितना हो गया 1.5। चलो, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ग्लास का अपवर्तनांक निकालिए, किसके सापेक्ष निकाल लिए, एयर के सापेक्ष। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करें, कुछ लिस्ट आपको हम बना के दे देते हैं जिसका अपवर्तनांक आपको याद रखनी है बेसिकली। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका लिस्ट बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट में आपको हम दे दिए हैं कुछ पदार्थ जिसका अपवर्तनांक आपको यहाँ पर दिया गया है। हवा 1.003, इसको आप 1 लगभग 1 मान सकते हैं।
आप इसको 1 मानो। और हवा का कितना अपर्तनांक 1, बर्फ का 1.31, पाइप का पानी का 1.33, इसी तरह से एल्कोहल है इसका होता है 1.36, क्राउन कांच का 1.52, फ्लेंट कांच 1.65, CO2 1.63, हीरा का 2.42। यानी सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है? हीरा का। यानी आप कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होगी? हीरा में होगी, क्योंकि जिसका अपर्तनांक ज़्यादा उसमें स्पीड उसकी कम, क्योंकि ये सबसे डेंस मीडियम माना जाता है। ठीक, तो हीरा। तो इस तरह से याद रखना, सारा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। ठीक, चलिए और इसमें कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसका एक पॉइंट है, देखो अभी हमने आपको सिखाया कि अगर दूसरे का अपर्तनांक पहले के सापेक्ष अगर ले रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लाइट का स्पीड उल्टा, 2 के सामने 1 और 1 के सामने 2। चलो ठीक है, दूसरा का अपर्तनांक हम लोग लेंगे किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। अगर हम पहला का अपर्तनांक लेते हैं इसे, पहला का अपर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता? यहाँ पे ये इसका उल्टा V2/V1। ठीक, अगर इसको देखो, इसको यही चीज़ को अगर लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं 2 1। ठीक, अगर इसको लिखना होता है, अगर इसको लिखना हो पूरा को तो ऐसे लिखते हैं μ1 2, यानी कि पहला का अपर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। ठीक, तो यही चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, इसको तो μ2 1, इसको फिर लिखते हैं μ1 2, पहला का अपर्तनांक दूसरा सापेक्ष, दोनों को गुना कर रहे हैं तो इस कंडीशन में दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अब V1/V2, फिर क्रॉस जाएगा V2/V1, आपस में कट जाएगा, हो जाएगा 1। यानी कह सकते हैं μ2 1 μ1 2, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 1 बराबर 1/μ1 2। ये जाके भागम चला, गुना में इस साइड भागम हो जाएगा। यानी इसका उल्टा अगर इस साइड इसको कर रहे हैं तो इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। μ2 1 इक्वल टू 1/μ1 2। यानी μ2 1 को अगर हम 1/ नीचे ले आना चाहते हैं तो इसको आपस में एक्सचेंज कर देंगे। यानी दूसरे का अपर्तनांक पहले का सापेक्ष था, अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो पहला का अपर्तनांक दूसरे के सापेक्ष हम कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर सपोज डेटा ऐसे, मेरे कहने का मतलब ऐसे रहे कि ग्लास का अपर्तनांक एयर के सापेक्ष हो। ठीक, तो अब हम यही चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/ एयर का अपर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको जस्ट बराबर की साइड लाके आप उल्टा इसको कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अपर्तनांक को हम कर सकते हैं। चलिए, ये था बेसिक क्लास अपर्तनांक का। अपर्तनांक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।